हेलो दोस्तों, मेरा नाम अरविंद सिंह। आप देख रहे हो अरविंद सिंह जी का स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके सामने पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2025 में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूं। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। जो प्रश्न मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं दोस्तों, ये बिल्कुल अलग प्रश्न है दोस्तों, तो आप जरूर इसको पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो बिना देर के शुरू करते हैं। आपका प्रश्न नंबर पहला दोस्तों, आपका प्रश्न नंबर पहला जो है कि जब पानी में जो है चीनी डाला जाता है तो पानी के घनत्व में क्या परिवर्तन होता है। दोस्तों, आपका प्रश्न नंबर पहला पूछ रहा है कि जब पानी में जो है चीनी डाला जाता है तो पानी के घनत्व में क्या परिवर्तन होता है। तो दोस्तों, इसमें से आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, बढ़ता है। जब जो है पानी में चीनी डाला जाता है तो पानी का जो घनत्व होता है दोस्तों वो बढ़ता है। आपका ऑप्शन ये इसमें करेक्ट हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर दूसरा, आपका प्रश्न नंबर दूसरा जो है कि वोल्टेज मापा जाता है, इसमें से किसमें से है जो वोल्टेज मापा जाता है। गैल्वेनोमीटर से मापा जाता है, या अमीटर से, या हाइग्रोमीटर से मापा जाता है, या वोल्ट मीटर से। तो दोस्तों, वोल्टेज जो हमारा मापा जाता है वह गैल्वेनोमीटर से मापा जाता है। आपका ऑप्शन ये इसमें करेक्ट हो जाएगा। अमीटर से जो होता है दोस्तों ये धारा मापा जाता है, धारा इससे मापते हैं एमीटर जो होता है। और हाइग्रोमीटर से तो ये सापेक्ष आर्द्रता मापा जाता है, हाइग्रोमीटर से सापेक्ष आर्द्रता मापा जाता है। वोल्ट मीटर से विभवांतर मापा जाता है। आप इसको नोट कर लीजिएगा। आपका प्रश्न नंबर तीसरा, आपका प्रश्न नंबर तीसरा जो है कि विद्युत धारा की दिशा ली जाती है। दोस्तों, आपका प्रश्न नंबर तीसरा जो है कि विद्युत धारा की जो दिशा है वह ली जाती है इलेक्ट्रॉन के दिशा के विपरीत, या इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के दिशा के विपरीत, या प्रोटॉन के प्रवाह के दिशा के विपरीत, या प्रोटॉन के दिशा के विपरीत। तो दोस्तों, इसमें से आपका ऑप्शन जो हो जाएगा बी सही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के दिशा के विपरीत जो है विद्युत धारा की दिशा ली जाती है। आपका ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर चार, आपका प्रश्न नंबर चार जो है कि परिशुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक होता है। दोस्तों, परिशुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक कितना होता है। 290 केल्विन होता है, या 200 केल्विन होता है, या 250 केल्विन होता है, या 300 केल्विन होता है। तो इसमें से आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, 290 केल्विन होता है। परिशुद्ध एथेनोइक अम्ल का जो गलनांक होता है हमारा वो 290 केल्विन होता है। आपका ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर पाँच, आपका प्रश्न नंबर पाँच जो है कि कार्बन का वह रूप जो प्रकृति में कठोर है। दोस्तों, कार्बन का वह कौन सा रूप जो है प्रकृति में जो है कठोर है। डायमंड, या पारा, या हाइड्रोजन, या ग्रेफाइट। तो दोस्तों, इसमें से आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। जो डायमंड हमारा होता है वो जो होता है प्रकृति में कठोर होता है दोस्तों। और पारा जो है दोस्तों, पारा के ऊपर आपका पेपर एक प्रश्न यह भी पूछता है कि वह कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। दोस्तों, जब आपका पेपर यह पूछेगा कि वह कौन सी ताप है जो कमरे के ताप पर द्रव होती है, तो वह कौन सी है, पारा। पारा को दोस्तों मरकरी भी कहते हैं, Hg जिसको बोलते हैं। दोस्तों, आप इसको हमेशा याद रखिएगा, पारा भी हो सकता है, मरकरी भी हो सकता है। और यह जो होता है कमरे के ताप पर जो होता है ठोस अवस्था में होती है, या धातु है। पूछेगा वह कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था में होती है, तो पारा पूछेगा। दोस्तों, यदि आपसे पूछेगा कि वह कौन सी आधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है, तो आपका ब्रोमीन होगा। अगर पूछेगा आधात, आधात पूछेगा तो आपका ब्रोमीन होगा दोस्तों। और धात पूछेगा तो आपका जो होगा पारा होगा दोस्तों। तो आप इसको याद रखिएगा। आपका प्रश्न नंबर अगला, आपका प्रश्न नंबर 6 जो है कि नाइट्रोजन का लिटमस के प्रति व्यवहार होता है। दोस्तों, नाइट्रोजन का जो है लिटमस के प्रति व्यवहार क्या होता है। अम्लीय होता है, या क्षारीय होता है, या उदासीन होता है। तो इनमें से आपका ऑप्शन जो हो जाएगा सही हो जाएगा। जो हमारा क्या हो जाएगा, जो नाइट्रोजन का लिटमस के प्रति व्यवहार जो होता है हमारा क्षारीय होता है। आपका ऑप्शन भी इसमें करेक्ट हो जाएगा, क्षारीय। और दोस्तों, जो लिटमस होता है वह ना तो स्वयं अम्ल होता है ना क्षार होता है। दोस्तों, आप इसको याद रखें, लिटमस जो होता है ना स्वयं अम्ल होता है ना क्षार होता है। आपका प्रश्न नंबर 7 जो है कि सूर्य प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम के रंगों में जो है सर्वाधिक आवृत्ति वाला रंग होता है। दोस्तों, आपका प्रश्न नंबर 7 पूछ रहा है कि सूर्य प्रकाश के प्रिज्म द्वारा जो बने वर्णक्रम जो होते हैं 7 रंगों का बनता है, उन रंगों में सर्वाधिक आवृत्ति वाला रंग होता है। दोस्तों, कौन सा होता है, बैगनी होता है, या लाल रंग होता है, या नीला होता है, या काला होता है। तो इनमें से आपका ऑप्शन जो हो जाएगा सही ये हो जाएगा, बैगनी। बैगनी रंग का जो आवृत्ति होता है दोस्तों सबसे अधिक होता है, और तरंग दैर्ध्य जो होता है सबसे कम होता है दोस्तों। जिसकी आवृत्ति ज्यादा होगी उसकी जो तरंग दैर्ध्य होगा दोस्तों कम होगा। जो लाल रंग हमारा होता है इसकी जो आवृत्ति होता है दोस्तों कम होता है, लेकिन तरंग दैर्ध्य जो होता है ज्यादा होता है। आप इसको जरूर नोट कर लीजिएगा कि जिसकी आवृत्ति ज्यादा तो तरंग दैर्ध्य कम, और तरंग दैर्ध्य यदि ज्यादा तो आवृत्ति कम। तो बैगनी रंग का जो तरंग दैर्ध्य जो होता है कम होता है और आवृत्ति ज्यादा, क्योंकि इसकी आवृत्ति ज्यादा होती है तो तरंग दैर्ध्य कम होगा। और लाल रंग का जो आवृत्ति होता है कम होता है, इसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा होता है। आप इसको नोट कर लीजिएगा। आपका प्रश्न नंबर 8, आपका प्रश्न नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से किस विज्ञानी में जो है धातु, दोस्तों ये धातु है, धातु, धातु व अधातु का वर्गीकरण किया है दोस्तों। आपका इसमें जो प्रश्न है दोस्तों ये गलत होगा टाइपिंग में दोस्तों। निम्नलिखित में से किस विज्ञानी ने जो है धातु व अधातु, धातु
धातु व अधातु का वर्गीकरण किया है। दोस्तों इनमें से कौन जो है धातु या अधातु का वर्गीकरण किया है? लेवेसिए ने, या रदरफोर्ड ने, या जे थॉमसन ने, या चैडविक ने? तो दोस्तों इनमें से आपका ऑप्शन जो हो जाएगा करेक्ट कौन सा हो जाएगा? देखो दोस्तों, रदरफोर्ड जो है इन्होंने दोस्तों नाभिक की भी खोज की थी, और दोस्तों इन्होंने प्रोटॉन की भी खोज की है। जो रदरफोर्ड ने है दोस्तों प्रोटॉन की खोज की, जे थॉमसन जो है दोस्तों इन्होंने जो है दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज की है। जो है दोस्तों जेम्स चैडविक जो है दोस्तों इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज कर दी है दोस्तों। तो ये तीनों तो नहीं है दोस्तों, तो इनमें से आपका ऑप्शन ये करेक्ट सही हो जाएगा। लेवोसिए ने जो है धातु अधातु का वर्गीकरण किया है, आपका ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। आप इनका भी दोस्तों याद रखिएगा कि रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का खोज किया है, जे थॉमसन ने जो है इलेक्ट्रॉन का खोज किया है, न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया था। दोस्तों आप पेपर में ये पूछता है दोस्तों, कभी कभी आप इसको जरूर याद रखिएगा दोस्तों। आपका प्रश्न नंबर 9 जो है कि फफोलेदार कापर है। दोस्तों फफोलेदार कापर क्या होता है? कापर जिसमें जो है लगभग 2% अशुद्धि है, या दोस्तों कापर जिसमें अशुद्धि है, या कापर जिसमें लगभग 1% अशुद्धि है, या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों इनमें फफोलेदार कापर कौन सा है? तो इसमें से आपका ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, जो है कापर। दोस्तों कापर जिसमें लगभग 2% अशुद्धि है। दोस्तों ये पर दोस्तों गलती हो गया है, कापर जो है जिसमें लगभग 2% अशुद्धि है वो जो है फफोलेदार कापर है। आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 10। दोस्तों आप दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। आपका प्रश्न नंबर 10 और कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों कि क्लास कैसी लगी। दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 10 जो है कि श्वेत प्रकाश क्या है? दोस्तों जो श्वेत या सफेद प्रकाश होता है दोस्तों, उसको व्हाइट बोलते हैं दोस्तों, वह क्या है दोस्तों? 8 रंगों का मिश्रण है, या 7 रंगों का मिश्रण है, या 10 रंगों का मिश्रण है, या 5 रंगों का मिश्रण है? तो जो श्वेत प्रकाश हमारा होता है वह 7 रंगों का मिश्रण है। इसमें से आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, 7 रंगों का मिश्रण। आपका प्रश्न नंबर अगला, आपका प्रश्न नंबर 11 जो है कि पर्दे पर जो है छवि बनाने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जो पर्दे पर छवि बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का, या उत्तल दर्पण का, या अवतल दर्पण का, या अवतल लेंस का? तो इनमें से आपका ऑप्शन जो जाएगा ये सही हो जाएगा, उत्तल लेंस का। पर्दे पर जो है छवि बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है उत्तल लेंस का। आपका ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों उत्तल लेंस द्वारा दूर दृष्टि दोष का निवारण किया जाता है। अवतल दृष्टि द्वारा जो है अवतल दर्पण, जो दोस्तों अवतल लेंस द्वारा जो होता है निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। आप इसको जरूर याद रखिएगा, उत्तल लेंस द्वारा दूर दृष्टि दोष को और अवतल लेंस द्वारा निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। दोस्तों दूर दृष्टि दोष में जो होता है हमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, पास की नहीं दिखाई देती है। और निकट दृष्टि दोष में जो होता है हमें पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की नहीं दिखाई देती है। दोस्तों इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, तो आप इसको जरूर याद रखिएगा दोस्तों। बहुत से बच्चों का दोस्तों इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि दूर दृष्टि दोष में वस्तु क्या दिखाई देती है, निकट दृष्टि दोष में कौन सी वस्तु दिखाई देती है। तो इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा दोस्तों। आपका प्रश्न नंबर 12, आपका प्रश्न नंबर 12 जो है कि अच्छा उत्प्रेरक एवं ऑक्सीकरण संख्या को बदलने की क्षमता रखने वाला तत्व है। दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 12 पूछा है कि अच्छा उत्प्रेरक एवं ऑक्सीकरण संख्या को बदलने की क्षमता रखने वाला तत्व कौन सा है? तो दोस्तों इनमें से आपका ऑप्शन जो हो जाएगा करेक्ट कौन सा होगा? संक्रमण तत्व है, या असंक्रमण तत्व है, या सामान्य तत्व है, या निष्क्रिय तत्व है? तो दोस्तों इनमें से जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका ये हो जाएगा जो संक्रमण तत्व है दोस्तों, या उत्प्रेरक एवं ऑक्सीकरण संख्या को जो है बदलने की क्षमता रखने वाला तत्व है। दोस्तों संक्रमण तत्व जो होते हैं वो होते हैं। आपका प्रश्न नंबर जो है अगला, आपका प्रश्न नंबर जो है 13 जो है कि सूर्य के सतह का तापमान होता है। दोस्तों सूर्य के सतह का तापमान कितना होता है? 3000 डिग्री सेल्सियस होता है, 4000 डिग्री सेल्सियस है, 6000 डिग्री सेल्सियस, या 7000 डिग्री सेल्सियस? तो दोस्तों इनमें से आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, 3000 डिग्री सेल्सियस जो होता है सूर्य के सतह का जो तापमान होता है 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। और दोस्तों आपका पेपर कभी भी ये भी पूछता है कि पृथ्वी के केंद्र का तापमान कितना होता है। तो दोस्तों पृथ्वी के केंद्र का तापमान भी जो है दोस्तों 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। दोस्तों सूर्य के सतह का तापमान और पृथ्वी के केंद्र का तापमान दोनों दोस्तों बराबर ही होता है 3000 डिग्री सेल्सियस। और यह दोस्तों आपका केल्विन में पूछेगा तो केल्विन में दोस्तों 6000 होता है। आप इसको हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, डिग्री सेल्सियस में 3000 और केल्विन में भी 6000। और केल्विन में भी दोस्तों सूर्य के सतह का तापमान और पृथ्वी के केंद्र का तापमान दोनों बराबर ही होंगे। केल्विन में पूछेगा तो 6000 केल्विन, और डिग्री सेल्सियस में पूछेगा तो 3000 डिग्री सेल्सियस। तो आप इसको जरूर याद रखिएगा। यदि आपका पेपर चाहे सूर्य के सतह का तापमान पूछता है या पृथ्वी के केंद्र का तापमान पूछता है, दोनों जो है दोस्तों सेम ही है। केल्विन में होगा तो 6000 और सेल्सियस में होगा तो 3000। आप इसको नोट कर लीजिएगा। आपका प्रश्न नंबर अगला, आपका प्रश्न नंबर 14 जो है कि विद्युत बल्ब के तंतु का जो है ताप अधिकतम तब होगा जब उसका रंग, दोस्तों ये विद्युत बल्ब के जो तंतु होता है दोस्तों जो बीच में लगा होता है उसका ताप अधिकतम तब होगा जब उसका रंग होगा क्या? सफेद होगा, या पीला होगा, या लाल होगा, या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन ही हो जाएगा ये, जब वो सफेद होगा तो उसमें जो होता है तंतु का जो ताप होगा सबसे अधिक होगा। आपका ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर जो है 15 जो है कि सापेक्ष आर्द्रता किससे मापी जाती है? दोस्तों अभी मैंने ऊपर बताया है दोस्तों कि सापेक्ष आर्द्रता जो है किससे मापी जाती है, तो हाइग्रोमीटर से दोस्तों
सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। वोल्ट मीटर से भी दोस्तों बताया, वोल्ट मीटर से जो है विभवांतर को मापते हैं दोस्तों, और ए मीटर से जो है हमारा धारा को मापा जाता है, और गैल्वेनोमीटर से जो है वोल्टेज को मापा जाता है। आप इन चारों को जो है दोस्तों नोट कर लीजिएगा, और याद रखिएगा दोस्तों, या नोट कर लीजिएगा कहीं। आपका प्रश्न नंबर 16 जो है कि किस तत्व का जो है आयनीकरण क्षमता जो है सबसे अधिक होता है। दोस्तों इसमें किसका जो है आयनीकरण क्षमता जो है सबसे अधिक होता है, हाइड्रोजन का या सोडियम का या सीजियम का, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनमें से आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो सीजियम का होता है, इसका जो आयनीकरण क्षमता जो होता है सबसे अधिक होता है। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 17 जो है कि चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी। दोस्तों यदि गाड़ी जो चल रही है उसमें कोई आदमी बैठा हुआ तो उसकी ऊर्जा क्या होगी। तो उसकी ऊर्जा जो होगी दोस्तों क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी या गतिज ऊर्जा होगी या आंतरिक ऊर्जा होगी, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनमें से आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा जो ये स्थितिज ऊर्जा। क्योंकि दोस्तों वह व्यक्ति जो है गाड़ी में बैठा हुआ है, अब व्यक्ति नहीं चल रहा है दोस्तों, गाड़ी चल रही है। तो गाड़ी की अगर पूछता दोस्तों गाड़ी की ऊर्जा क्या होगी, तो गाड़ी की ऊर्जा गतिज ऊर्जा होगी, लेकिन उसमें जो आदमी जो है बैठा हुआ है इसीलिए उसकी ऊर्जा जो होगी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी दोस्तों। और जो गतिज ऊर्जा सबसे अधिक किसमें होता है दोस्तों, तो सबसे गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होता है दोस्तों गैस में। और दोस्तों स्थितिज ऊर्जा सबसे अधिक होगा दोस्तों ठोस में। आप इसको जरूर नोट रखिएगा दोस्तों, याद रखिएगा या नोट कर लीजिएगा दोस्तों कि स्थितिज ऊर्जा सबसे अधिक ठोस में होता है, और गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होता है दोस्तों वायु में होता है दोस्तों, आप गैस में दोस्तों। तो आप इसको जरूर याद रखिएगा। और दोस्तों आपका पेपर कभी भी ये भी पूछा कि जैसे दोस्तों बहते हुए पानी में कौन सी ऊर्जा होती है। तो दोस्तों बहते हुए पानी में जो हमारा ऊर्जा होता है वह हमारा होता है दोस्तों गतिज ऊर्जा। बहते हुए पानी में गतिज ऊर्जा होता है दोस्तों, और जमे हुए पानी में पूछेगा तो जमे हुए पानी में स्थितिज ऊर्जा होता है। आप इसको जरूर नोट रखिएगा। आपका प्रश्न नंबर अगला है, आपका प्रश्न नंबर जो 18 है कि किसी पदार्थ के सभी अणुओं की ऊर्जा कहलाती है। दोस्तों किसी पदार्थ के जो है सभी अणुओं की ऊर्जा क्या कहलाती है, तो इनमें से आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आंतरिक ऊर्जा। किसी पदार्थ की जो सभी अणुओं की ऊर्जा होती है जो आंतरिक ऊर्जा कहलाती है। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। आपका प्रश्न नंबर 19 जो है कि मलेरिया में जो है प्रयोग की जाने वाली औषधि है। दोस्तों जो मलेरिया में प्रयोग की जाने वाली औषधि इसमें से कौन सा है, एस्पिरिन है या क्लोरोक्विन है या टेट्रासाइक्लिन है, या इनमें से कोई नहीं है। तो इनमें से आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जो क्लोरोक्विन जो है मलेरिया में प्रयोग की जाने वाली औषधि है, क्लोरोक्विन। आपका ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर जो है 19 था दोस्तों, ये आपका प्रश्न नंबर 20 दोस्तों, इसमें प्रश्न ही नहीं है दोस्तों। यहाँ पर आइए दोस्तों, आपका प्रश्न नंबर 21 जो है कि निम्न में जो है रासायनिक परिवर्तन नहीं है। दोस्तों इनमें से कौन सा जो है रासायनिक परिवर्तन नहीं है, कोयला का गिरना, दूध का सड़ना, वाष्प का बनना, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनमें से कौन सा जो है रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो दोस्तों इनमें से आपका ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा दोस्तों। जो तीसरा जो है वाष्प का बनना, दोस्तों ये जो हमारा है भौतिक परिवर्तन है दोस्तों। आपका ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा, वाष्प का बनना। दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 22 जो है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है यौगिक को प्रदर्शित करता है। दोस्तों इसमें से कौन सा युग्म जो है यौगिक को प्रदर्शित करता है, शहद एवं नमक या शहद एवं पानी एवं साबुन। तो इनमें से जो हो जाएगा कौन सा है, पानी एवं साबुन जो है यह युग्म जो है यौगिक को प्रदर्शित करता है, पानी एवं साबुन। आपका प्रश्न नंबर जो है बस दोस्तों आपके प्रश्न इतने ही प्रश्न है दोस्तों, आपके 22% दोस्तों जो हो चुके हैं दोस्तों। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक और चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। और दोस्तों मैंने ऑलरेडी बहुत सी वीडियो पॉलिटेक्निक 2025 की अपनी जो है चैनल पर डाल रखा है दोस्तों, पहले से अपलोड है, आप उसको जरूर देखिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।